अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं। एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे। जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है। उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 2 दिसंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जो भी खास आर्टिकल्स नज़र आएंगे उस पर हम नज़र डालकर उसे पढ़ेंगे और जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें लेने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आइए एक्सप्लेन सेक्शन पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगेन वही वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है। देखिए, हमें टेस्ट मैच जो है ना उसके बारे में नहीं देखना है, हमें यहाँ पर देखना है T20, मतलब सीधा जो इम्पोर्टेंट हो, सीधा जो इंटरेस्टिंग हो, ना कि वो दिन भर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो बाती हो रही है, ये सारी चीज़ों पर हमें नज़र नहीं डालना है कि इसने ये बोला उसने वो बोला, ये सारी चीज़ों पर नज़र नहीं डालना है। एक्चुअल में क्या आउटकम निकला है उस पर हमें नज़र डाल के रखनी पड़ती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसीलिए ये वाला आर्टिकल हम नहीं देखेंगे। वैक्सीन से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स आते हैं, एडिटोरियल्स आते हैं, उसको सीधा आप खारिज कर दो, मतलब देखो ही मत, उसकी तरफ देखो ही मत, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा जो है वो ट्री रिंग्स के बारे में बात कर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ब्रह्मपुत्रा फ्लड जो है, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है, उसके फ्लड से रिलेटेड ट्री रिंग क्या है, इसके रिलेटेड जो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज आती है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के रोशनी एक्ट के बारे में बात की जा रही है, तो इस पर भी हम नज़र डालेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी देखेंगे। उसी के साथ साथ एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो इंटरफेथ कपल्स हैं, मतलब फिर से वो लव जिहाद जो है उसी के बारे में बात की जा रही है। देखिए आजकल ना ये अलग ही चल रहा है कि एक कोई चीज़ जो है वो निकल कर आ जाती है, फिर उसी पर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले लोग जो है वो करते हैं। इवन जो यहाँ पर जो एडिटोरियल लिख रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो अगर किसी ने फॉर एग्जांपल अगर इसने कुछ बोला है, हाँ के पक्ष में बोला है, तो ये ना के पक्ष में बोलना शुरू कर देंगे। तो ऐसे भी एडिटोरियल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। खैर, तो यहाँ पर लव जिहाद जो उसके बारे में बात की जा रही है बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर द हिंदू अगर हम देखते हैं तो उसमें भी एक एडिटोरियल है जो हमें इसी पर्सपेक्टिव से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये वाला अगर आप एडिटोरियल देखो तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो ही सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं, तो उन 2 पॉइंट पर हम नज़र डाल लेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर फार्मर्स के बारे में बात की जा रही है, ये भी फार्मर्स, ये भी फार्मर्स। उसी के साथ साथ अगर हम द हिंदू देखते हैं तो उसमें भी फार्मर्स है उनके बारे में बात की जा रही है। मतलब अगर आप ये वाला आर्टिकल देखोगे तो यहाँ पर फार्मर्स है उनके बारे में बात की जा रही है। तो देखिए ये वाला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमने फार्मर्स के बारे में देखा हुआ है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलने वाली है, तो इस पर भी हम नज़र डालेंगे एक्सक्लूसिवली इस पर, क्योंकि बाकी ये वाला और ये वाला जो आर्टिकल है इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। अब यहाँ पर ये वाला अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो यहाँ पर जो ड्रग्स है
ड्रग्स बोलने के बजाय जो मैरिजुना है उसके बारे में बात की जा रही है कि उसको लीगल जो है क्या वो हमें बनाना चाहिए, इसके बारे में बात की जा रही है। फालतू बातें हैं, उस पर कोई नज़र नहीं डालना है। हाँ, अगर आपको इंटरव्यू में अगर पूछा जाए कि आपको क्या लगता है क्या इसको लीगल बना देना चाहिए, वैसे भी बहुत लोगों के घर में देखने को मिल रहा है, मतलब लोग ले ही रहे हैं, तो अगर लीगल बना दिया जाए तो उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं उसके बारे में आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। बहुत कम चांसेस है कि आपको मेंस एग्जाम में उसके बारे में पूछा जाए। उसी के साथ द हिंदू अगर हम देखते हैं तो एससीओ समिट जो है उसके बारे में अगर बात की जा रही है तो इस पर हम नज़र डालेंगे। ये वाला फिर से वैक्सीन जो है उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर बात की जा रही है जो बिजनेसेस है वो यहाँ पर बैंक्स क्यों नहीं रन करने चाहिए उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर बिडेन जो उसके बारे में बात हो रही है। तो इस तरीके से हमें इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स देखने को मिल रहे हैं जिस पर नज़र डालेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इसीलिए अच्छे तरीके से देखिए और एक भी आर्टिकल आप मिस मत किया कीजिए, क्योंकि सभी आर्टिकल्स इंटरकनेक्टेड हमें देखने को मिलते हैं। अब उससे पहले MM एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, एंशिएंट हिस्ट्री अभी हो जाएगा, एक सिर्फ जैनिज्म बचा है और 2 पार्ट बचे हैं। आज एक जैनिज्म का जो है वो अपलोड हो जाएगा और सेकंड जो है वो कल अपलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से जैनिज्म मतलब एंशिएंट हिस्ट्री जो है हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी अगर हम देखते हैं तो ये सीरीज चल रही है। एथिक्स जो है ये कंप्लीट हो चुका है। आंसर राइटिंग जो है उसके कोर्सेज शुरू हो गए हैं, मतलब आंसर राइटिंग का बेसिक जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब वहाँ पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो वहाँ पर चलने वाली है। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज चल रहे हैं और बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं, जैसे कि इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है, एनवायरमेंट का कोर्स आने वाला है, उसी के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट बोलिए, इंटरनल सिक्योरिटी बोलिए। तो बहुत सारे कोर्सेज जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए फटाफट MM एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए, क्योंकि जल्दी ही जो प्राइजेस है वो इंक्रीज होने वाले हैं। जी हाँ, प्राइजेस इंक्रीज होने वाले हैं, क्योंकि अब तक ऐसा था कि जो GST है वो मैं बियर कर रहा था कि GST मैं खुद के पॉकेट से पे कर रहा हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो GST जो है वो कंज्यूमर से लेना होता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर क्या होगा, प्राइजेस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और फटाफट सब्सक्रिप्शन लीजिए। इतने कम प्राइजेस में आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा। तो आइए यहाँ पर फर्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। ट्री रिंग्स, ब्रह्मपुत्र फ्लड्स, इसके बारे में बात की जा रही है। तो हमारे GS 1 और 3 दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि ये वाला जो हमारा एक आर्टिकल था, ये एक वीडियो है, यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगा, वाटर बॉम्ब इन हिमालयाज बाय चाइना। ये वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें ब्रह्मपुत्र नदी को हमने काफ़ी इन डेप्थ कवर किया हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें आपको देखने को मिलेगी चाइना से रिलेटेड। तो ये वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रह्मपुत्र रिवर पर। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे निकल रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो नाम है वो किस तरीके से चेंज होते जा रहे हैं। फिर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र हमें देखने को मिलती है। फिर ये इस तरीके से बांग्लादेश जो है उसमें चली जाती है। क्लियर है, मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो यू टर्न जो है अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न जैसा हमें उसका देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओरिजिनेट होते हैं अंडर द नेम ऑफ सियांग या फिर दिहांग, और उसी के साथ साथ कैलाश रेंज जो है मानसरोवर लेक के पास, वहाँ से इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखते हैं हमारे GS 1 पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र रिवर काफ़ी न्यूज़ में चल रही है, इससे इसके ट्रिब्यूटरीज बोलिए, उस पर जो डैम्स है वो बोलिए, सभी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखते हैं तो दिबांग, लोहित, सियांग, बुरही, तिस्ता, धनसारी, ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर हम देखते हैं दिबांग, लोहित, ठीक है, तिस्ता, ये भी न्यूज़ में चल रही है, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल रिवर का मतलब क्या होता है, जो 12 महीने चालू रहे। 12 महीने मतलब पूरा साल भर जो है वो शुरू रहे, है ना। क्या होता है, नहीं तो नदियाँ क्या होती है, जब धूपकाल आता है तब सूख जाती है, क्योंकि इवेपोरेट होकर वो सूख जाती है। लेकिन अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी देखते हैं, मोस्टली जो अगर हम हिमालयन रिवर्स देखते हैं तो पेरिनियल रिवर्स है, 12 महीने वो कभी सूखती नहीं है, क्योंकि जब ठंडकाला आता है, विंटर आता है, तब वो स्नो में तब्दील हो जाती है। और फिर धूपकाले में क्या होता है, वो मेल्ट होने की वजह से नदी जो है बहती हुई हमें देखने को मिलती है। एंड सेवरल जो पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है जियोग्राफी की वजह से, वो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हमें देखने को मिलती है। ये साल में 2 बार फ्लडेड होती है। ठीक है, एक कब होती है, जब आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है हिमालयन में। दूसरा है जब मानसून आता है।
मतलब पहली बार कब होती है, जब आइस मेल्ट हो रहा है तब सडनली पानी बढ़ जाता है। और दूसरा अगर हम देखते हैं तो कब होती है, मॉनसून जब आता है, क्योंकि पानी जो है उसमें भर जाता है ना। अब ये जो है काफ़ी डिवास्टेटिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होते हैं। इसके वजह से फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड जो है वो हमें देखने को मिलती है। जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो है अलग अलग कोर्सेज इसका चेंज करती है, तो लैंडस्लाइड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आपको पता रहना चाहिए ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में। अब यहाँ पर फ्लड की जब हम बात करते हैं तो देखिए एग्जिस्टिंग प्रोजेक्शन जो है फ्लडिंग के ब्रह्मपुत्रा रिवर के, वो पास्ट रेनफॉल पैटर्न पर बेस्ड है। और खासकर अगर हम देखते हैं तो 1950s जो है वहाँ से किस तरीके का रहा है तो उस पर बेस्ड होता है। 1950s मतलब इतना पुराना हम पैटर्न नहीं देख रहे हैं, हम हाल ही वाला पैटर्न देख रहे हैं, 1950s वाला किस तरीके से पैटर्न जो है चलता आ रहा है। अब नई स्टडी यहाँ पर निकल कर आई है जो एग्जामिन करती है ट्री रिंग्स के बलबूते पर। अब ट्री रिंग्स जो है ये पिक्चर प्रोवाइड करता है रेनफॉल पैटर्न का, और वो भी सिर्फ अभी अभी का नहीं बल्कि 7 सेंचुरीज के पहले का भी। इतना हमें यहाँ पर इसके वजह से पता चलता है। अब आप बोलोगे क्या है ये ट्री रिंग्स, तो ये देखिए जो भी आप पेड़ देखते हो उसमें इस तरीके से जो रिंग्स आपको नजर आ रहे हैं, ये रिंग्स जो है ये यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो ये जो रिंग्स है इसके बलबूते पर हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके का पैटर्न जो है वो रहा होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, अरे इससे कैसे पता चलता है, ये जो गोले गोले बन रहे हैं इससे कैसे पता चलता है रेनफॉल पैटर्न का, क्लाइमेटिक कंडीशन का? तो वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए इसको एक टर्मिनोलॉजी जो है वो बोली गई है, क्या है वो है डेंड्रोकोलॉजी। ठीक है, ये क्या होता है, या फिर ट्री रिंग डेटिंग, जिसके वजह से क्या होता है कि हमें यहाँ पर उसके वजह से जो एग्जैक्ट ईयर है वो पता चलता है। ठीक है, और जब इसको क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट दे देते हैं, मतलब क्लाइमेट या एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है उसकी स्टडी जब हमें इसकी वजह से होती है तो उसको कहा जाता है डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। क्लियर है, मतलब यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट पीरियड्स किस तरीके के रहे हैं इतिहास में, कितना मानसून कितना फ्लडिंग होता था, ये सारी चीज़ें पता चलती है इसके वजह से। आप सोचिए, तो अब यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ पर अगर आप क्लाइमेटोलॉजी देखोगे, डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी ये क्या है, ये साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग पास्ट क्लाइमेट्स फ्रॉम ट्रीज जो है उसकी जो ट्री रिंग्स होती है अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो उससे पास्ट क्लाइमेट कैसा रहा होगा, मतलब ज़्यादा बारिश होती होगी, ज़्यादा धूप पड़ती होगी, ये हमें पता चलता है। ट्री रिंग्स जो है वाइडर होती है जब यहाँ पर कंडीशन जो है वो ग्रोथ को फेवर करे, और नैरोअर होती है डिफिकल्ट टाइम्स में, मतलब कि अगर ज़्यादा मॉइस्चर रहे तो यहाँ पर वाइडन हमें जो रिंग्स है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, बेसिकली स्टडी है ट्री रिंग्स की, जिसमें जो वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है ट्री के पास्ट का, क्लाइमेट का, इकोसिस्टम का, वो हमें यहाँ पर पता चलता है। यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रोथ है ना, फिर उसके बाद रेनी सीजन जो है उसमें देखिए वाइडर जो है वो हमें देखने को मिलती है। ड्राई सीजन आप देखिए यहाँ पर शॉर्टर जो है वो होती जाती है, पास पास में करीब करीब है ना। तो मतलब क्या है, जब ये वाइडन हो रही है मतलब रेनी सीजन, मतलब पानी जो है काफ़ी अच्छा खासा आ रहा है, जब ये थिनर होती जा रही है तो मतलब क्या है, जो ड्राई क्लाइमेट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस तरीके से अगर आपको दिखाई देगा तो मतलब फॉरेस्ट फायर जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ट्री रिंग बेसिकली सजेस्ट क्या करती है, ट्री रिंग जो है ये वाइडर ग्रो होती है जब सॉइल मॉइस्चर जो है वो हाई हो, मतलब क्या है, जब पानी जो है वो काफ़ी हाई रहा तो वाइडर, जैसा अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, देखिए वाइडर जो है वो हमें देखने को मिल रही है। फ्रॉम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अगर हम 1780s में जाते हैं, रिसर्चर ने फाइंड किया है कि वाइडेस्ट रिंग जो है वो मेजर फ्लड ईयर में कोइंसाइड हो रही है। मतलब वाइडेस्ट रिंग जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिल रही है, कब देखने को मिल रही है, जब फ्लड जो है वो हमें देखने को मिला था। रिंग शोड दैट पोस्ट 1950s पीरियड एक्चुअली ड्राइएस्ट हमें देखने को मिला है सिंस 1300s, क्योंकि यहाँ पर हमें सेंचुरीज का पता चलता है ट्री रिंग्स की वजह से, है ना। तो यहाँ पर ये पता चला है कि 1950s के बाद से हमें ड्राइएस्ट जो रीजन है, एटमॉस्फेयर है, वो देखने को मिल रहा है। सिमिलरली क्लाइमेट मॉडल जो है सजेस्ट करते हैं कि फ्यूचर विल लाइकली बी अ वेटर ड्यू टू इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रहा है तो वेटर क्यों बोला गया है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हो रहा है इमिट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से इवेपोरेशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा पानी जो है वो गिरेगा, है ना। मोर इवेपोरेशन, मोर रेनफॉल, मोर फ्लड्स, इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगी, मतलब ज़्यादा फ्लड जो है वो बढ़ सकता है, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है।
अब अगर हम यहाँ पर इसका एप्लीकेशन देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको जो है इसका एप्लीकेशन भी पूछा जा सकता है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग कैलिब्रेशन क्लाइमेटोलॉजी के लिए, आर्ट हिस्ट्री के लिए, आर्कियोलॉजी के लिए, ये सभी चीज़ों के लिए इसका उपयोग जो है वो होता है, एप्लीकेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहना चाहिए। आइए नेक्स्ट इस पर आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर रोशनी एक्ट। अब ये क्या है? जम्मू एंड कश्मीर रोशनी एक्ट क्या है, ये किस तरीके से किन को हेल्प कर रहा है, गवर्नमेंट ने ये एक्ट क्यों लाई थी, इसे क्यों स्क्रैप किया गया, ये सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखते हैं, रिसेंटली उन्होंने रिलीज किया है सीरीज ऑफ लिस्ट जो बेनिफिशियरी है, एलिग्ड बेनिफिशियरीज ऑफ रोशनी एक्ट 2001। बेसिकली रोशनी एक्ट लाया कब गया था? 2001 में लाया गया था। ठीक है, ये एक्ट जो है अभी स्क्रैप कर दिया गया है। अब स्क्रैप क्यों किया गया है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा रोशनी एक्ट है क्या, फिर हम पता कर पाएंगे कि रोशनी एक्ट को स्क्रैप क्यों किया गया। देखिए, फॉर्मरली इसको कहा जाता था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001। मतलब ये क्या नाम है इसका? वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स। मतलब जो भी ऑक्यूपेंट्स रहे हैं, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में जो भी ऑक्यूपेंट्स रहे हैं, जो भी यहाँ पर ऑक्यूपाई करके बैठे हैं ज़मीन को, उनको ओनरशिप उस ज़मीन की देना है। अगर उनको लेना है तो दे दो। ठीक है, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब ये जो है ये एक्ट ये पास किया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट लेड बाय फारूक अब्दुल्ला। अब इन्होंने क्यों किया था? मतलब समझ लीजिए कि अगर कोई पर्टिकुलर एक स्टेट है, उस राज्य में अगर कोई ऑक्यूपेंट्स रह रहे हैं, वैसे नॉर्मली देखा जाए तो किसी को भी ज़मीन जो है वो नहीं दी जा सकती है ना। अगर हम पहले का टाइम देखते हैं उसमें कोई भी ज़मीन नहीं खरीद पाएगा, कोई भी इस तरीके से उनको ज़मीन जो है वो नहीं दी जाएगी, उनके नाम पर ज़मीन नहीं की जाएगी। तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा था कि अगर कोई ऑक्यूपेंट है तो फिर उनको ज़मीन जो है वो हम दे देंगे? ऐसा क्यों हो रहा था? तो यही हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। बेसिकली किसको दिया जा रहा था? मतलब अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर में जाऊँ, ठीक है, अब हम 2017 का टाइम लेते हैं ना, 2017 अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर में जाऊँ, अब वहाँ पर अगर मैं ऑक्यूपेंट बनकर रह जाऊँ, तो क्या मेरे भी नाम पर ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी जाएगी? जी नहीं। यहाँ पर एक कट ऑफ डेट लाई गई थी। जैसे कि जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसमें जिस तरीके से कट ऑफ डेट लाई गई थी, है ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी कट ऑफ डेट लाई गई है कि जो भी लोग वहाँ पर पजेस कर रहे हैं स्टेट की लैंड विथ कट ऑफ 1990, मतलब 1990 से पहले अगर वहाँ पर कोई ऑक्यूपेंट बनकर रह रहे हैं तो उनको हम क्या करेंगे, उनके नाम पर अगर उनको चाहिए तो ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्या एक खैरात में बांटी जा रही थी? क्या ये फ्री में दी जा रही थी? जी नहीं। यहाँ पर पैसा जो है वो लिया जा रहा था सरकार के द्वारा। मतलब क्या है, बेसिकली एम क्या था गवर्नमेंट का ये लैंड ट्रांसफ़र करने के पीछे, कि जो रिसोर्सेस है उसको जनरेट किया जा सके, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा चाहिए थे, काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे और इसके लिए पैसा चाहिए था। अब पैसा चाहिए था तो पैसा आएगा कहाँ से? तो ये जो ज़मीन पे ये लोग बैठे हुए ऑक्यूपेंट है तो वैसे भी रहने वाले हैं, तो हम एक काम करते हैं, उनको वो जो ओनरशिप है वही दे देते हैं। मतलब लीगली उनको ओनरशिप जो है वो मिल जाएगी। अभी इलीगली रह रहे हैं, लीगली उनको ओनरशिप मिल जाएगी और उनसे हम क्या करेंगे, पैसा जो है वो ले लेंगे। ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। लेकिन इतनी आसानी से कैसे? ये तो फायदा गवर्नमेंट को हो रहा है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा तो वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में डाल सकती है, जिससे क्या होगा, जनता को फायदा मिलेगा। ये ऐसा हो कैसे सकता है? ये तो गलत है ना। मतलब यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट को नहीं, गवर्नमेंट में जो लोग हैं इंडिविजुअली उनको फायदा होना चाहिए, या फिर जो इलीगल ऑक्यूपेंट्स रह रहे हैं उनको फायदा होना चाहिए। इसके लिए क्या किया जाए? तो इसी के लिए यहाँ पर प्रबंध जो है वो किया गया। तो क्या हुआ, 2005 में पीडीपी कांग्रेस कोएलिशन गवर्नमेंट जो है, जो लीड कर रहे थे मुफ्ती सैयद, इन्होंने इस एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया। और जो कट ऑफ डेट था, कट ऑफ ईयर था 1990 का, कि इससे पहले जो रहे हैं उनको हम लैंड जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे, उसे यहाँ पर स्विच कर दिया गया टू 2004। समझ रहे हो आप? फिर उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद आए, उन्होंने यहाँ पर फिर से अमेंडमेंट लेकर आ गए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर प्रीमियम जो देना है, जो पैसा देना है, उन्होंने प्रीमियम सेट किया 25% ऑफ द मार्केट रेट। पहले ऐसा था कि भैया मार्केट रेट पर आपको देना है, मार्केट रेट पर आपको जो पैसे हैं वो प्रोवाइड करने हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया गया, 25% ऑफ मार्केट रेट, ये यहाँ पर कर दिया गया। और इतना ही नहीं, कट ऑफ डेट जो है वो 2007 कर दी गई।
कि और आ रहे हैं ना, अरे हमारे वोट देने वाले लोग हैं, ऐसे कैसे 1990s वाले तो हम पहचानते भी नहीं, अभी अभी वाले जो है उनको लो, 2007 जो है कट ऑफ डेट रखो। ये यहाँ पर किया गया। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट जो उन्होंने फ्री ओनरशिप राइट जो है एग्रीकल्चरल लैंड को दे दी है, फार्मर जो उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मतलब कि अगर कोई फार्मर ऑक्यूपाई कर रहा है कोई जमीन को, भैया फ्री में दे दो उनको, काय को 100 रुपए लोन बांटो, जमीन दो, इस तरीके से यहाँ पर होने लगा। अब क्या है, करप्शन जो है वो तो होना ही है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर फार्मर जो है बता सकता है कि हाँ ये तो मेरी एग्रीकल्चर लैंड है, मैं तो यहाँ पर खेती करता हूँ, है ना। इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही थी। मतलब यहाँ पर क्या था, सरकार जो है वो तो बहुत अच्छा काम कर रही है, पहले स्टार्टिंग में यही लग रहा था सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लगाएंगे। लेकिन उसके बाद सभी का रिएक्शन ये था, सरकार तो निकली ललित, है ना, ये हमें देखने को मिल रहा था। अब हुआ क्या, कितना ट्रांसफर किया गया, कितना ट्रांसफर जमीन की गई और कितना पैसा उनको मिला। तो गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो ओनरशिप जो है वो 20.46 लाख कैनाल्स, मतलब 1.02 लाख हेक्टर जो है ये यहाँ पर लैंड ट्रांसफर करेगी। और इसी के लिए उन्होंने सोचा कि हमें जो पैसा है, उन्होंने टारगेट सेट किया कि 25,000 करोड़ रुपए जो है वो मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छे हैं हमारे लिए, अगर हम जिंदगी काटना चाहते हैं, अगर हम कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं तो काफ़ी सफिशिएंट है, काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन 3.48 लाख कैनल लैंड जो है ये एक्चुअल में ट्रांसफर की गई। मतलब आप सोचिए कि क्या हुआ इतनी ज़मीन का, एंड गवर्नमेंट ने कितने अर्न किए पैसे, जो ये सोच रहे थे 25,000 करोड़ रुपए अर्न करेंगे, तो मतलब ये कुएं में जाते गए और मिले कितने गवर्नमेंट को एक्चुअल में 76.46 करोड़ रुपीस जो है इतने मिले। मतलब हज़ारों में जहाँ बात हो रही थी, हज़ारों करोड़ में, यहाँ पर एक्चुअल में सिर्फ करोड़ में आई। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। मतलब अंबानी ने अगर ये अमाउंट देख ली तो अंबानी तो बोलेगा भाई मैं इतना तो तुमको ऐसे ही दे देता था, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी इतने साल ऑन लाइटर नोट। तो इस तरीके से क्या है कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने इतने पैसे अर्न किए। मतलब बेसिकली अगर जो जनता है उनके मुंह से निकला क्या, बड़े हरामी हो बेटे, इस तरीके से ही बात निकली थी। ठीक है, ये हमें देखने को मिला। फिर अब जब इतना सब कुछ हो रहा है तो इसको स्क्रैप करना ज़रूरी था, है ना। तो इसीलिए क्या हुआ, अक्टूबर 2018 में जो गवर्नर है सत्यपाल मलिक, अब देखिए उस टाइम पे तो गवर्नर ही थे ना, अभी हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलते हैं, क्योंकि अभी ये यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो चुके हैं और बायफर्गेट भी हो गए हैं। लेकिन उस टाइम पर तो ये जम्मू एंड कश्मीर पूरा का पूरा एक राज्य था, वहाँ पर गवर्नर राज्यपाल हमें देखने को मिलते थे। इसलिए यहाँ पर सत्यपाल मलिक जो है उन्होंने इस एक्ट को रिपेल कर दिया। हाई कोर्ट जो उन्होंने इस एक्ट को इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनसस्टेनेबल जो है वो डिक्लेयर कर दिया। मतलब क्या है कि बेसिकली जनता अब ऊब गई थी और कोर्ट जो उनका भी बोलना था भैया कितना लूटोगे बे, इस तरह की चीज़ें जो है, इस तरह की हरकतें जो है वो हो रही थी। क्लियर है। तो अब आपको पूरा पर्सपेक्टिव जो है इस एक्ट का वो समझ में आ गया है, हुआ क्या था वो समझ में आ गया है, चल क्या रहा है ये समझ में आ गया है। मतलब अगर आपको मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज रोशनी एक्ट एंड व्हाई इट वाज स्क्रैप्ड, तो आप पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख सकते हो। लेकिन आपको ये जो फोटोज है वो नहीं डालने हैं, कॉल आउट जो है वो इस्तेमाल नहीं करना है आपको मेंस के पेपर में, नहीं तो वहां लिख दोगे कितना लूटोगे बे, हाँ वो क्या था तो ललित, है ना, इस तरह की चीजें जो है वो मत लिखना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम आ रहे हैं रीजनल प्रायोरिटीज ऑन एससीओ समिट। यहाँ पर ये हमारे जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 years आफ्टर ज्वाइनिंग 8 नेशन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 8 साल होने के बाद जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया ने यहाँ पर मीटिंग जो है ये क्या की, यहाँ पर होस्ट की, है ना, फर्स्ट टाइम मंडे को। अब यहाँ पर फोकस जो है काफ़ी चीज़ों पर था। देखिए सेपरेट वीडियो जो है इसका ये भी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर फोकस जो आप 66 पॉइंट ज्वाइंट, यहाँ पर अगर हम देखते हैं वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर प्लान ऑफ प्रायोरिटी प्रैक्टिकल मेजर्स फॉर 21-22, जिससे कि सोशो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, फूड कॉन्सिक्वेंसेज जो आए हैं कोविड की वजह से, तो इसको हम कैसे टैकल करें, प्रैक्टिकल मेजर्स, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई। हाइलाइट्स अगर हम देखते हैं तो जो मिस्टर मोदी है हमारे प्रधानमंत्री, रिप्रेजेंट किए गए वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा, जिन्होंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस किया ऑन द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, है ना। इसीलिए क्या है, इसको बिगेस्ट चैलेंज जो है वो किया गया, मतलब पाकिस्तान की तरफ ही एम था। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव जो है उन्होंने भी बोला कि यहाँ पर क्या है, टू कॉम्बैट विथ व्हाट शी कॉल्ड स्टेट टेररिज्म इन डिस्प्यूटेड एरिया, है ना, जम्मू एंड कश्मीर को रेफरेंस करते हुए कहा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ऑन टेररिज्म वाज रिफ्लेक्टेड इन द फाइनल जॉइंट स्टेटमेंट, मतलब कोई भी यहाँ पर फाइनल जॉइंट स्टेटमेंट में देखने को नहीं मिल रहा था। जो फोकस था ट्रेड पर, इकोनॉमिक इश्यूज पर, टेररिज्म जो है उस पर नहीं था। यहाँ पर अगर हम वेंकैया नायडू देखते हैं तो उन्होंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है उसके बारे में बात की है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली।
अब देखिए एससीओ के बारे में जानना जरूरी है। तो ठीक है, मीटिंग जो है वो तो होती रहती है, मीटिंग में चलता रहता है, लेकिन बेसिकली अगर आप देखोगे जो चेंज नहीं होगा वो है एससीओ। और यहाँ पर आपको एग्जाम में इसी पर क्वेश्चंस आते हैं। एससीओ क्या है? एससीओ एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसी के साथ क्रिएट किया गया था 2001 में। एससीओ चार्टर जो है साइन किया गया 2002 में और फोर्स में आया 2003 में। अब एससीओ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है रशियन और चाइनीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर बेसिकली क्या एम करते हैं, पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी जो है रीजन में ये मेंटेन रहे। अब इसके पहले, ये क्रिएट होने के पहले इन 2001 कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान जो है मेंबर थे शंघाई 5 के। शंघाई 5 1996 इमर्ज्ड फ्रॉम सीरीज ऑफ बॉर्डर डिमार्केशन जो यहाँ पर हो रहा था। फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान जो है वो यहाँ पर आया। शंघाई 5 जो है उसको रीनेम कर दिया गया एससीओ के नाम से। इंडिया और पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया? वो 2017 में इसके मेंबर्स बने। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव अगर हम देखते हैं एससीओ के, तो ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो स्ट्रेंथन करना, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो मेंबर स्टेट है उसमें प्रॉपर जो बॉन्डिंग है वो क्रिएट करना, इफेक्टिव कोऑपरेशन जो है पॉलिटिक्स में, ट्रेड, इकोनॉमी में, रिसर्च टेक्नोलॉजी में, कल्चर में ये प्रमोट करना, ये प्रोपोगेट करना, एजुकेशन में, एनर्जी में, ट्रांसपोर्ट में, टूरिज्म में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में एनहांसिंग करना, पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी जो है रीजन में वो मेंटेन करना, एंश्योर करना, उसी के साथ साथ जो डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है उसको स्टैब्लिश करना। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हमें देखने को मिलते हैं। मेंस में अगर आपको आता है तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। अब देखिए इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस अगर हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा है। जैसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो काउंटर टेररिज्म जो है उसके लिए सीधा, मतलब क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पाकिस्तान एंड इंडिया दोनों यहाँ पर शेयर करते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर आप जो टेररिज्म बोलिए, एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग बोलिए, है ना, तो ये सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है। एनर्जी अगर हम देखते हैं तो इंडिया जो है वो एनर्जी डिफिशियंट कंट्री है ना। इसीलिए क्या है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अच्छा खासा, जैसे कि अगर आप देखोगे तो जो तापी है ना, पाइपलाइन है, आईपीआई, इंडिया पाकिस्तान, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, ये यहाँ पर पुश जो है एससीओ की वजह से मिल सकता है। ट्रेड अगर हम देखते हैं, एससीओ जो है डायरेक्ट एक्सेस सेंट्रल एशिया को प्रमोट करता है ना, प्रोवाइड करता है। उसी के साथ साथ जो हिंड्रेंस है वो यहाँ पर रिड्यूस करता है। इकोनॉमिक टाइज जो है सेंट्रल एशिया कंट्रीज के साथ वो यहाँ पर बढ़ाता है। कम्युनिकेशन बोलिए, बैंकिंग बोलिए, फाइनेंस बोलिए। जियो पॉलिटिकल परस्पेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंट्रल एशियन पॉलिसी के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं। इंडिया जो है वो एक्टिव रोल यहाँ पर प्ले कर सकता है नेबरहुड को चेक करने के लिए। जो चाइना है उसका जो भी यहाँ पर चल रहा है उसको यहाँ पर कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है। तो साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हो सकती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं पीरियड ऑफ डीरेगुलेटेड इम्परफेक्ट एग्री मार्केट। ये हमारे जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले आपने ये वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड फार्मर्स एक्ट 2020। ये 25 मिनट का वीडियो है जिसमें मैंने कॉम्प्रीहेंसिव वे में जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो यहाँ पर 3 एक्ट लाए गए हैं जिसकी वजह से पूरा प्रॉब्लम आया है, तीनों एक्ट को डिटेल में, उसके बेनिफिट्स, उसके ड्रॉबैक्स, सभी चीज़ों को समझाया हुआ है। तो अगर आपने ये नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट बहुत सारे प्राइवेट मार्केट जो है वो स्टैब्लिश्ड हो रहे हैं, विल बी स्टैब्लिश्ड किए जाएंगे। मिडिल मैन जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे, जो यहाँ पर उन्होंने एक्ट लाए हैं उसके तहत गवर्नमेंट का ये मानना है। फार्मर जो है वो यहाँ पर फ्री रहेंगे कि अपना बायर चुन सके, है ना, जिससे कि प्राइजेस जो है वो भी अपने हिसाब से वो रख सकते हैं। लेकिन जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इस क्लेम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये मानना है कि प्राइजेस जो है और ज़्यादा नीचे गिर जाएंगे, है ना। जो कॉर्पोरेट प्रेजेंस है एग्रीकल्चर मार्केट में और ज़्यादा इसको इंटेंसिफाई करेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये गवर्नमेंट जो है वो पूरा खत्म ही कर देगी, फेज आउट करना चाह रही है, ऐसा यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स है उनका मानना है। अब देखिए हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो ऑलरेडी कवर की हुई है। यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में कवर करेंगे, जिससे कि हमारे पास एक हेल्दी डेटा जो है वो भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाए। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ज़्यादा मंडीज की ज़रूरत है। देखिए फर्स्ट ऑफिशियल डेटा जो है ये शो करता है कि इवन फॉर पैडी एंड व्हीट रिस्पेक्टिवली ओनली 29% एंड 44% जो हार्वेस्ट है वो मंडीज में सेल किया जा रहा है। मतलब कितना कम यहाँ पर बेचा जा रहा है। 49% एंड 36% जो है वो लोकल प्राइवेट ट्रेडर्स को बेचा जा रहा है। मतलब इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें लार्ज पोर्शन ऑफ इंडियन हार्वेस्ट जो है वो डायरेक्टली मंडीज में सेल नहीं हो रहा है।
नॉट डायरेक्टली सोल्ड इन दी मंडीज। मतलब आप देखोगे तो एक्चुअल में जो मंडीज के बारे में हो रहा है कि मंडीज को फेज आउट करने की बात की जा रही है, मंडीज को यहाँ पर अल्टरनेटिव दिया जा रहा है, तो ऑलरेडी यहाँ पर जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो मंडीज के बाहर ही सेल हो रहा है। अब आप बोलोगे क्यों मंडीज के बाहर क्यों हो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ जो निकल कर आ रही है वो ये है कि इनफ मंडीज ही अवेलेबल नहीं है। 1976 में अगर हम देखते हैं तो 4145 लार्ज मार्केट जो इंडिया में एवरेज एरिया इतना था। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर जो है रिकमेंड किया था कि एवरी इंडियन फार्मर वो यहाँ पर मंडीज तक पहुँचना चाहिए इन 1 आवर कार्ट के साथ। मतलब जो कार्ट में जाते हैं उसमें 1 घंटे के अंदर अंदर वो मंडी पर पहुंचना चाहिए, इतनी मंडीज रहना चाहिए। इसीलिए एवरेज एरिया जो सर्व किया जा रहा है मंडीज का वॉज टू बी रिड्यूस टू 80 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसके लिए नंबर ऑफ मंडीज जो है इंक्रीज करना था एटलीस्ट 41,000, लेकिन उतने मंडीज जो है वो इंक्रीज नहीं किए गए, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर सेकेंड रीजन जो आ रहा है जो बाहर बेचा जाता है वो ये है कि मोस्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो है गिवन देयर स्मॉल मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, इसीलिए क्या है कि वो इकोनॉमिकल उनको लगता नहीं है कि वो वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर बेचेंगे, मंडीज में जाकर बेचेंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, जो हार्वेस्ट है वो विलेज ट्रेडर्स को ही बेच देते हैं, और इवन लोअर प्राइजेस पर, कि हमको वहाँ जाने में इतना खर्चा आएगा, इससे अच्छा हम यहीं पर विलेज में ही बेच देते हैं बाबा, हमको पैसा जो है वो कम मिलेगा, चलेगा। अब यहाँ पर प्राइवेट मार्केट जो है रिप्लेस मंडीज, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो है उनको यहाँ पर सेल करना, वो सेल करेंगे विलेज में ही, क्योंकि हमें क्या है, हमें यहाँ पर यह है कि जो प्राइवेट मार्केट प्लेयर्स है वो यहाँ पर मंडीज की जगह ले लेंगे, लेकिन मंडीज में लोग ही कम जा रहे हैं ना। एक तो मंडीज कम है, दूसरी चीज़ यह है कि मंडी में लोग कम जा रहे हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जा ही नहीं रहे हैं, तो वैसे भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा है, वैसे भी वहाँ पर क्या हो रहा है, वही चीज़ हो रही है ना। तो इसीलिए क्या है, इसलिए ऐसा नहीं होगा कि बहुत सडनली बहुत खतरनाक चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएगी। ओके, अब सिचुएशन जो है वो चेंज कब होगी, ओनली इफ इकोनॉमीज ऑफ द स्केल राइज सब्सटेंशियली एट फार्म लेवल पर अगर चीज़ें चेंज हो रही हो। अब यहाँ पर पुअर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें क्यों देखने को मिल रहा है, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी इतना क्यों देखने को नहीं मिल रहा है। रीज़न है पुअर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का कि मार्केट में हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए, एग्रीगेट करने के लिए उसका जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए जब प्राइवेट प्लेयर जो है वो यहाँ पर मंडीज का रोल लेंगे, ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, जो सेंटर्स है, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली सेंटर्स जो है वो खोलने पड़ेंगे। इसलिए स्टोरेज बोलिए, ट्रांसपोर्ट बोलिए, सैलरीज बोलिए, है ना, ये सब के लिए कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो ही जाएगी, बराबर है। अब यहाँ पर क्या होगा, मोर द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर द हायर विल दिस कॉस्ट बी, है ना, हायर कॉस्ट रहेगा। कॉर्पोरेट रिटेल चेन जो है वो एडिशनल कॉस्ट फेस करते हैं अर्बन सेल्स में, स्टोरेज में, तो इसकी वजह से क्या होगा कि रिस्क जो है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो प्राइजेस जो इनको यहाँ पर पैसे देने पड़ रहे हैं उसकी वजह से प्राइस जो है वो और ज़्यादा हाई हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो ये एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अब जब प्राइवेट प्लेयर आ जाएंगे, ये सब कारणों की वजह से क्या हो रहा था कि ऑलरेडी सब कुछ हाई है, प्राइसेस इतने हाई है तो उनको पूरी नहीं रहा था, और ऊपर से क्या हो रहा था, गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करके क्या कर रही थी, प्राइस जो है उसमें यहाँ पर कैप लगा रही थी कि इतनी, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो प्राइवेट प्लेयर क्यों आएंगे कि भैया हमको तो नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करना पड़ेगा, प्राइवेट प्लेयर क्यों काम करेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस में। तो अब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ने जो चेंजेस करने की कोशिश की है, तो अगर यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है, अगर यहाँ पर प्राइवेट मार्केट इमर्ज होते भी है, तो साइज जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट का वो यहाँ पर आर लाइकली टू ऑफसेट एनी डिक्लाइन इन द मंडी टैक्स। बेसिकली क्या है, मंडी पर टैक्स जो है वो भी लिया जाता है ना, मैंने उस वीडियो में कवर किया हुआ है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मंडीज पर टैक्स भी लगाती है। मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो यहाँ पर ज़्यादा ही रहने वाला है, इसलिए मंडी टैक्स जो है उसका कुछ भी हो जाए उसका मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। वैसे ही मंडी टैक्स था, अब यहाँ पर उसकी जगह पे क्या आ गया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गया, ऐसा हो गया है। तो अब यहाँ पर अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो मंडी टैक्स से एक्सीड हो जाता है, तो कॉस्ट जो है यहाँ पर फार्मर को और कम प्राइजेस जो है वो मिलेंगे, और कम प्राइजेस में जो है वो देना पड़ेगा। इसलिए क्या होगा, फार्मर जो है वो और ज़्यादा स्क्वीज भी हो सकते हैं। क्लियर है। तो स्टेप्स क्या लेना चाहिए, तो यहाँ पर 2 स्टेप्स जो है वो बताए गए हैं। पहली स्टेप है कि इंडिया को यहाँ पर डेंसिटी जो है मंडीज की वो इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको यहाँ पर बढ़ाना चाहिए, एक्सपांड करना चाहिए। क्योंकि मंडी टैक्स की हम बात करते हैं तो मंडी टैक्स हम बोलेंगे कि मंडी टैक्स जो है वो तो फिर कम कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मंडी टैक्स जो है उसका इस्तेमाल जो है वो भी वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही होता है। अगर मंडी टैक्स वहाँ पर नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे कि स्टोरेज, ये सारी फैसिलिटी जो है यहाँ पर दी जा सके। दूसरा है कि
वी नीड नॉट जस्ट मोर मंडीज, लेकिन बेटर मंडीज रहना ज़रूरी है। मतलब यहाँ पर इंटरनल रिफॉर्म करना ज़रूरी है। यहाँ पर एंट्री जो है न्यू प्लेयर्स की, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था एंट्री जो होती है काफ़ी मुश्किल है ना। ट्रेडर कोल्यूशन को रिड्यूस करना ज़रूरी है ना। ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है उसको यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से लिंकअप करना ज़रूरी है, जिससे क्या होगा कि सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। तो ये पूरा पर्सपेक्टिव यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये दो आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, एक है द इंडियन एक्सप्रेस का और एक है द हिंदू का। बेसिकली लव जिहाद जो उसके ऊपर चल रहा है, इतना इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन दो पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं सिर्फ। पहला है कि दो डिफरेंट एथिकल ट्रेडिशंस जो होते हैं, ठीक है, उनके बीच में एनकाउंटर, मतलब अगर दो कोई रिलीजन है, दो कोई एथनिक ग्रुप है, उनके बीच में अगर कोई शादी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो एक म्यूचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर होता है। दूसरा है कि यहाँ पर जो मल्टीपल मोरल सोर्सेस है उसको भी पावर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक हमारा क्या होगा, एक घुल मिल जाएगा। मतलब एक देखिए क्या है, मेंस में एक इस तरह क्वेश्चन बन सकता है कि जो मतलब एथिनिकल ट्रेडिशंस जो है, अगर वो यहाँ पर शादी कर रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है, तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है कंट्री में वो क्या इंक्रीज हो सकती है, या फिर सेक्युलरिज्म जो है क्या उससे ये हो सकता है, या फिर जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स बनाए गए हैं क्या उससे यहाँ पर हमें यूनिटी इंटीग्रिटी पर पहुँच सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर अराइज हो सकते हैं, लेकिन प्योरली लव जिहाद के ऊपर क्वेश्चन जो है वो मुझे नहीं लगता है कि वो होगा। तो इस तरीके से हमें चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा MM Academy ऐप। अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज जो मेरे द्वारा लाए जा रहे हैं वो देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।